हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। क्या जो ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है, या पहली शिफ्ट वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है, या बाद वाली शिफ्ट वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन सारी चीज़ों पर हम आज अच्छे से बात करेंगे, किसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। साथ ही साथ एक टॉपिक पर हम और बात करेंगे कि अब जो जितने नज़दीक हमारा पेपर आ रहा है, कुछ लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर कम है, तो जिस वजह से उनका मनोबल बहुत डाउन है, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपके नंबर बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपका नंबर आ सकता है। ठीक है दोस्तों। और क्या तुक्का नॉर्मलाइजेशन जिसमें क्या तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सारे क्वेश्चन के हम आंसर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। अब देखिए, जब 60,244 भर्ती जो है हमारी यूपी पुलिस की, वो 4 शिफ्टों में हो गई, यानी कि 17 तारीख में हमारी 2 शिफ्ट है और 18 तारीख में हमारी 2 शिफ्ट है, यानी कि 2 शिफ्ट 18 में, 2 शिफ्ट 17 में, यानी कि कुल मिला के 4 शिफ्टों में होगा। अब देखिए, कुछ शिफ्ट हमारी ईजी आएगी, ठीक है, कुछ मॉडरेट आएगी, कुछ हार्ड आएगी। तो ये तय कैसे होगा कि कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है। तो वो तय इस तरीके से होगा, हर शिफ्ट के शुरू के जो 1,000 बच्चे हैं उनका स्कोर देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर शिफ्ट के 1,000 बच्चों का स्कोर देखा जाएगा, जो उसी हिसाब से, उस स्कोर के हिसाब से ही पता लगेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी इजी रही, कौन सी मॉडरेट रही। ठीक है दोस्तों, यानी कि सारे बच्चों का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, इसके लिए केवल जो टॉप के, हर शिफ्ट के टॉप 1,000 बच्चों का देखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट वालों को ये थोड़ा नुकसान होता है कि उनको पता नहीं रहता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने यूपी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद वाली शिफ्ट वालों को पता रहता है, पर इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट के बाद तुरंत सेकंड शिफ्ट है और फिर अगले ही दिन है, तो इतनी जल्दी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाता, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या कि इजी में मान लिया किसी के 210 को नंबर आ गए, ठीक है दोस्तों, 210 नंबर आ गए, और मॉडरेट में किसी के 200 नंबर आ गए, और हार्ड शिफ्ट में किसी के 190 नंबर आ गए। ठीक है, तो नंबर कैसे बढ़े घटेंगे। ठीक है, तो इजी शिफ्ट वालों का क्या होगा, घटकर कि 210 वाले के 190 हो जाएंगे या 180 हो जाएंगे, इस तरीके से घट जाएंगे। जो मॉडरेट वाले हैं उनके लगभग रहते हैं नंबर, 2-4 नंबर बढ़ते घटते हैं। ठीक है, मान लिया जो मॉडरेट शिफ्ट है जिसके 200 नंबर थे, उसके 210 हो जाए, 205 हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे, 210 नंबर तक पहुँच जाए। ठीक है, और जो हमारे हार्ड वाले हैं उनके 25 से 30 नंबर तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि 190 क्वेश्चन भी वे करके आ रहे हैं तो भी उनके 220 तक पहुंच जाएंगे। 190 नंबर भी वे करके आ रहे थे, 220 नंबर तक वे पहुंच सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को, जिन लोगों के मॉक टेस्ट में भी कम नंबर, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं एक चीज़, एक कन्फ्यूजन और आपका दूर कर देता हूँ। देखिए, ये SSC दिल्ली पुलिस का है, ये बिल्कुल रियल है। ठीक है, 2 कैंडिडेट थे SSC दिल्ली पुलिस में, एक का नाम A, एक का नाम B। ये रियल नेम नहीं, ऐसे ही समझाने के लिए बताया गया है। दोनों ने 67 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इसने भी 67 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, B ने भी 67 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब संयोग से क्या हुआ, दोनों के 155 क्वेश्चन सही, इसके भी 155, B के भी 155 सही निकले, लेकिन दोनों एक ही शिफ्ट में थे, एक ही शिफ्ट में थे, एक ही दिन थे। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होना चाहिए थे, दोनों के नंबर बराबर बढ़ने घटने चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि ए के जो थे 100, जो 55 से बढ़कर 62 हो गए, और बी के 55 से घटकर 54 नंबर हो गए, यानी कि एक नंबर और भी घट गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, नॉर्मलाइजेशन सबके लिए इक्वल नहीं है। यानी कि जो उस शिफ्ट के हार्ड क्वेश्चन है, हो सकता है उन क्वेश्चनों को ए ने अटैम्प्ट किया हो जो किसी ने नहीं किए होंगे या कम लोगों ने किए होंगे, और जो बी ने किए हैं वे नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल नॉर्मल थे, जो सबने किए वही बी ने किए। यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन के आंसर देता है उससे नॉर्मलाइजेशन पर फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ हो रहा है, जिन लोगों के, कुछ लोगों का क्या हो रहा है कि मॉक टेस्ट में जो है नंबर कम आ रहे हैं,
तो उन लोगों को मैं कहता हूँ घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आने का मतलब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम में भी कम आएंगे। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अब देखिए, हर किसी के एक टॉपिक तो मेन होता ही है। मान लीजिए किसी का गणित अच्छा होता है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की जीके अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सारे टॉपिक किसी के भी अच्छे मेरे हिसाब से नहीं होते। जिसके अच्छे होते हैं वो तो बिल्कुल ही टॉपर होता है, सब ऐसे नहीं होते। ठीक है, मान लिया आपका मैथ कमज़ोर है, लेकिन आप जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था उस शिफ्ट का मैथ ही आपका ईजी आ गया। आपका किस्मत से आपका उस शिफ्ट का मैथ ही ईजी आ गया, तो आप मैथ को भी ले गए। और बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे थे, हिंदी आपकी अच्छी थी तो हिंदी में आपके नंबर अच्छे आएंगे, रीजनिंग भी अच्छे है, जीके में अच्छे आएंगे। हो सकता है मॉक टेस्ट में आपके बार बार मैथ में ही नंबर कट रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी कम आएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी की जीके अच्छी ना हो और जिस शिफ्ट में वो जीके का उसका एग्ज़ाम हो उस शिफ्ट की जीके बिल्कुल ईजी आ जाए, और बाकी के जो उसके सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है जिनको वो अच्छे से कर पाता है, मान लिया गणित को तो वो कर ही देगा। ठीक है, हिंदी को भी कर देगा, फिर रीजनिंग करेगा। जीके की उसकी प्रॉब्लम थी वो उस शिफ्ट में इजी आ गई तो वो जीके में भी निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि तुक्का लगाने से क्या नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर घट जाएंगे, हमको नुकसान होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने से या इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लिया एक ने 150 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 120 क्वेश्चन सही हो गए, और दूसरे ने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 120 सही हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन में इस एक के 30 क्वेश्चन गलत निकले और एक के 5 गलत निकले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने जिस इस चीज़ को तो मन से निकाल दे कि ज़्यादा गलत होने पर आपका नॉर्मलाइजेशन पर फ़र्क पड़ेगा। अब साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी कि एक गलत हो 0.5 आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो यदि मान लिया इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, ये ऐसे ही उदाहरण के लिए एक्स करके आपको बनाया गया है, ऑप्शन बनाए गए हैं। ठीक है, मान लिया आप किसी भी जो जिसका आंसर आपको आता है उसका तो आप टिक लगा कर ही देंगे, वो तो सही है ही। ठीक है, इसके अलावा जिसका आपको आंसर नहीं आता है, मान लिया आपने 2 क्वेश्चन एलिमेंट कर दिए ए और बी, तो ये हमें पता लग गया ये पक्का इनका आंसर नहीं है, और बचे हुए 2 ऑप्शन में से एक इसका आंसर है, तो आपको 100% अपना तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि 50% चांस है आपके सही होने के। ठीक है, बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि मान लिया हमें ये पता है कि ए ऑप्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल बचे हैं 3 में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो ऐसे यदि 4 या 5 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है कि आपको रिस्क ले लेना चाहिए। इसमें रिस्क भी नहीं होगा, 4 या 5 में से यदि 3 में से 33% चांस है कि आपके बिल्कुल सही होने के चांस है। ठीक है, तो आपको लगा देना चाहिए। यदि 4 या 5 थोड़े कम क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन है आप लगा रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि आपको सारे ऑप्शन में से कोई से का भी अंदाज़ा नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है कौन सा है, तो तब तुक्का बिल्कुल मत लगाना। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको निगेटिव मार्किंग में नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सारा नॉर्मलाइजेशन का फंडा है। नॉर्मलाइजेशन किसी को भी फ़ायदा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा कर रखें। जय हिंद दोस्तों।